हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। परमुटेशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम्बिनेशन के भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको करने की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में जो सबसे पहली चीज़ है, देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को करने से पहले आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए? फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल्स की बात करें तो फैक्टोरियल जो है वो एक किस्म से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे परमुटेशन का मीनिंग होता है, इसके सिमिलर ही होता है फैक्टोरियल का मीनिंग भी, ठीक है। आगे चल के हम इसको प्रूफ भी करने वाले हैं कि फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। बाकी आपको निकालना आना चाहिए कि फैक्टोरियल्स को किस प्रकार से निकालना निकालना होता है। ये जो साइन मैंने बनाया हुआ है, ये देखो, ये वाला जो साइन है ये किसका साइन होता है? फैक्टोरियल का साइन, ठीक है। ये जो साइन है ये किसका साइन होता है? फैक्टोरियल का। तो मान लो अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी कि मैं 5 से कम वाले जितने भी नेचुरल नंबर है सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 5 से कम वाले जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे उन सबको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। समझ आ गया सबको? जैसे कि 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 से कम वाले जितने भी नंबर हैं उन सबसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है ये हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक हो, क्योंकि टेंथ तक ये वाले टॉपिक्स नहीं करवाए जाते हैं। ये +1 में आता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। तो आराम से करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है। मैं आपको उतना ही करवाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए, 3 फैक्टोरियल आपको पता चल गया 6 होता है। ऐसे ही अगर मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना है तो 7 फैक्टोरियल कैसे निकाल सकता हूँ? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। ये तो आगे चलता जाएगा, तो मैं 5 फैक्टोरियल तक ही लिख दिया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये किसका होगा? 7 फैक्टोरियल का। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सभी को। उसके बाद देखो, कुछ फैक्टोरियल आपको याद रखने हैं। जैसे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल 120 अभी लिखवाया था, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। तो कोशिश करना कि कम से कम 8 तक तो फैक्टोरियल आप सबको याद हो, ठीक है। अगर आप 10 तक ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 तक फैक्टोरियल कम से कम आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक है। परमुटेशन और कम्बिनेशन को करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो फैक्टोरियल्स ही होते हैं, ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? हमारे पास 1 होता है। सिमिलरली अगर 10 फैक्टोरियल तक अगर आप याद करते हो तो लगभग ये समझ लो कि आपको बेसिक आ गया है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, ठीक है ना। जो कैलकुलेशन होती है वो फैक्टोरियल्स के साथ ही चलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कम्बिनेशन को। देखो, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, उसके फॉर्मूलाज बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे हम करेंगे, ठीक है। तो आराम से एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, कम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले तो देखो, हर एक चीज़ का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। कम्बिनेशन का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी फैमिली की बात करते हैं हम, ठीक है। आपकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप खुद देख लेना वो। कि मान लो एक एक फैमिली है, उसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है? उन 6 में से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करना है। समझ के बात को? मुझे 6 में से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करना है। तो ये देखो, मैंने ना ये इस तरीके से ये देखो मेंबर बना दिए, 3 4 5 और ये 6। तो मुझे इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो मैं कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कितने मेथड बनेंगे मेरे पास सिलेक्ट करने के? देखो, पहला मेथड क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड है मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरा मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। चौथा इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। पांचवा इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और छठवां इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास 6 तरीके बनते हैं, 6 में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करने की, जैसे 6 मेंबर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करने के, ठीक है ना। तो 6 में से एक को सिलेक्ट करने के अगर 6 मेथड बने तो ये जो 6 मेथड्स होंगे इन मेथड्स को कहा जाता है कम्बिनेशन,
ठीक है, जितने तरीकों से हम किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं उन नंबर ऑफ वेज को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग आप सभी को क्लियर होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जितने तरीकों से हम किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं किसी एक चीज को दो तरीकों से सिलेक्ट करता हूं तो वो टू क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है जी, न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है कॉम्बिनेशन हमेशा, किसी चीज को सिलेक्ट करने के तरीके। ऐसे ही देखो, मान लो अगर मुझे 8 में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है तो 8 तरीकों से सिलेक्ट करूंगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर 8 में से एक सिलेक्ट करना है तो हो सकता है पहला नंबर सिलेक्ट करूं या दूसरा या तीसरा चौथा, ऐसे 8। तो 8 मेथड टोटल बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, तो मीनिंग अगर आपको क्लियर हो चुका है तो मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन को निकालने का कि एनसीआर क्या होगा, एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि फैक्टोरियल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, अब देखो एनसीआर, ये इसका फॉर्मूला होता है। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई होगा बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टोरियल के साइन है साथ में। ठीक, अब एनसीआर क्या होता है इसको समझना, सी फॉर कॉम्बिनेशन। सी रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है जी, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर्स, कि टोटल कितने लोग हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसे ही आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है जी, आर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। जैसे सिंपल सा फंडा है, जैसे मैं आपकी मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, किसी एग्जाम की वैकेंसी है मान लो 1000, ठीक है, 40,000 लोग फॉर्म भरते हैं, तो 40,000 में से 1,000 लोगों को सिलेक्ट करना उन्होंने। ठीक है ना, यही है ना कुछ। तो 40,000 क्या होंगे, एन होगा टोटल नंबर्स, और आर की वैल्यू क्या आएगी, 1000, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, और जितने तरीकों से सिलेक्शन हो सकती है वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। समझ गए ना बात को। तो आपको फॉर्मूला आपको ज़्यादा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। जैसे एग्जांपल समझते रहो साथ साथ। जैसे पहले एग्जांपल है हमारे पास कि सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट। मैं आपको सिंपल कहता हूं कि 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करो आउट ऑफ 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 8, और सिलेक्ट कितने करने हैं 3। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 8 और सिलेक्ट कितने करने हैं हमने 3। तो कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एनसीआर। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, एनसीआर। तो एन की वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 8C3। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसको फॉर्मूले में चाहो तो पुट कर सकते हो, सिंपली आप इसको चाहो तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, एन फैक्टोरियल, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा एन माइनस आर मतलब 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूले से भी करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा। उसके बाद इसको जब आप सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड डिवाइड करके, जो भी फाइनल आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपकी बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि इसको लिखा किस प्रकार से जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि सिलेक्ट 5 आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स, कि 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है 11 में से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि टोटल मेरे पास एन की वैल्यू 11 स्टूडेंट्स है और सिलेक्ट कितने करने हैं मुझे 5। तो कितना आएगा हमारे पास 11C5। कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 11C5। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जो जो नोट मैंने लिखा हुआ ऊपर, कि मान लो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनमें से आपने मान लो किसी एक को सिलेक्ट करना है। कुछ नंबर ऑफ हमारे पास पर्सन है, कुछ है ना, कुछ मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हो ना, तो आंसर हमेशा एन के बराबर आता है। जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया था, ये देखो इस प्रकार से कि 6 आपकी फैमिली में मेंबर्स है, 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके बनते थे, 6 बनते थे। अगर 8 मेंबर होते, 8 में से एक को सिलेक्ट करना होता तो 8 बनता। ठीक है ना, तो जितने टोटल नंबर होते हैं उतना ही आंसर आता है जब आप किसी एक चीज को सिलेक्ट करते हो। तो समझ आ गया ना सभी को। ठीक है, जैसे मान लो अगर कल को अगर 11C1 लिखा होगा तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 11। 11C1 लिखा होगा तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 11। ठीक है, ऐसे ही देखो NC0, अगर मान लो मुझे किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करना है, देखो एन का मतलब क्या होता है टोटल नंबर, जीरो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है ना, तो जीरो मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो जब हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तब भी अपने आप में एक सिलेक्शन रहेगी। ठीक है, कुछ ना सिलेक्ट करना भी अपने आप में एक सिलेक्शन होती है कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब भी एन आर की जगह पे जब भी जीरो आएगा, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। मान लो इस तरीके से लिख दूं कि 8C0,
तो मैं आपसे अगर पूछे कि बताओ 8C0 की वैल्यू क्या है, तो 8C0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ गए ना बात को। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले में भी अगर आप प्रूव करो, फॉर्मूले में भी लगाओगे, तब भी आंसर हमारा यही आने वाला है, ठीक है ना, तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है। थर्ड देखो, एनसीएन मतलब जितने टोटल ऑफ नंबर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ सिलेक्शंस है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर हैं और मुझे 6 के 6 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसका देखो बच्चे एक ही तरीका बनता है कि मैं 6 के 6 को सिलेक्ट कर लूँ, और तो कोई तरीका बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, 6 के 6 को सिलेक्ट कर लिया, तो बस वही एक तरीका हमारा आंसर होगा, वन मेथड हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और कोई मेथड इसका बनेगा नहीं। आप चाहो तो खुद कोशिश कर लो बनाने की, लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 के 6 सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। समझ गए बात को। उसके बाद कॉम्बिनेशन में कभी भी अगर एंड लिखा हो तो एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और अगर और लिखा हो तो और का मीनिंग होता है प्लस, ठीक है। ये आगे चल के आपको और समझ आता रहेगा कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये वाला फॉर्मूला, कि जो एनसीआर होता है वो क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। समझ गए ना बात को। तो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या रहेगा हमारे पास। तो मान लो मैंने एन की वैल्यू 8 मान ली और आर की वैल्यू मैंने 2 मान ली, ठीक है। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशन निकालना है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस अगर निकालने हैं, तो मुझे एनसीआर में पुट करना पड़ेगा एन और आर को, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 8C2, 8C2, और ये किसके बराबर होगा हमारे पास, एन सी एन माइनस आर, मतलब 8C8 - 2। तो इसको मैं फर्दर अगर लिखता हूं तो ये 8C2 बनेगा और ये 8C6 बनेगा। समझ गए ना बात को। उसके बाद अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं इन वैल्यूज को, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर 8 - 6 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो 8 - 2 6 बनेगा और 8 - 6 2 बनेगा। तो देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है, इनका वैल्यूज क्या रहेंगी, दोनों की बराबर रहेंगी। तो हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है कि जो एनसीआर होता है वो किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के। समझ गए ना बात को, ठीक है। अब देखो मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि जिन्होंने +1 +2 नॉन मेडिकल में नहीं करी है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बार जल्दी से फिर से सारा का सारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, फैक्टोरियल्स की बात करें तो फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से करते हैं। जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना है, हम क्या करेंगे, उससे कम वाले जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर मान लो मैंने निकालना है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या रहेगा, 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ये चलता रहेगा। ये मैंने टेबल बना लिया है, इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये हमारे ये टेबल है, ये आपने याद करना है, कोशिश करना कि कम से कम 8 तक आप फैक्टोरियल्स को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो कम्बिनेशन देखो क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि कॉम्बिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, कि कितने तरीकों से हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो एनसीआर होता है वो किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, टोटल नंबर्स, आर की वैल्यू क्या रहेगी, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने देखी थी कि सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 8 है, मतलब एन की वैल्यू रहेगी, और ये कितने सिलेक्ट करने हैं हमने, 3, और ये किसकी वैल्यू रहेगी, आर की, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 8C3। तो 8C3 को कैसे सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एन फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर 8 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही अगर मान लो इस तरीके से आ जाए कि सिलेक्ट, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि सिलेक्ट 5 आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, 11C5। तो इसका भी क्या बनेगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हो बात को, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब किसी को भी। अब नेक्स्ट देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको कहा था कि ये भी आपने याद कर लेनी है। इससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन आपका मतलब काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था वो, कि सबसे पहले तो NC1, आपको ये पता होना चाहिए कि NC1 क्या होता है।
NC1 की बात करें तो NC1 किसके बराबर होगा, N के। कभी भी किसी एक पर्सन को अगर सिलेक्ट करना है तो आंसर टोटल के बराबर आएगा। अगर आप किसी को सिलेक्ट नहीं करते हो तो आंसर हमारा 1 आएगा। अगर आप सबको सिलेक्ट कर लेते हो तो आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, मतलब बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। हालांकि अगर फॉर्मूले में पुट करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख लोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला था कि NCR किसके बराबर होता है, NC n माइनस आर के, और ये उसका प्रूफ रहा हमारे पास। ठीक है, मैंने n की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 2 पुट करी है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट कर दिया, और अल्टीमेटली हमने क्या देखा एंड में कि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इनका यूज काफी वाइड होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस समझते जाओ, ये मान के चलो कि इसका यूज काफी है, आगे आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं मैं आपको, कि कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 7 बॉयज। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसी तरीके से ही जब आपको मैं शेयर करूंगा इसका PDF, तो आप नोटबुक पे भी लिख लेना इसी प्रकार से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 बॉयज आउट आउट ऑफ 7 बॉयज, कि 7 बॉयज है उनमें से 3 बॉयज को मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, सोल्यूशन आपके सामने है, मैं फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है वो सारे समझना आप एक बार। ठीक है, तो 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं तो 7C3 हो गया। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के किस प्रकार से करते हैं बच्चे, कि हमने क्या करना है, देखो डिवाइड का साइन बनाया, r की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल लिख दिया एज इट इज। ठीक है, r की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो मैंने डिवाइड क्या कर दिया, 3 फैक्टोरियल से कर दिया। उसके बाद ऊपर 7 है, तो मैं 7 के फैक्टोरियल को चलाऊंगा। 7 का फैक्टोरियल कैसे सोल्व होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 5 तक रोक दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको मैंने कितनी बार चलाया है, देखो 1 2 और 3, जितनी r की वैल्यू होगी उतने टाइम चलेगा ये। ठीक है, जितनी r की वैल्यू उतने टाइम n का फैक्टोरियल चलेगा, और डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। समझ गए ना बात को। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, मतलब फॉर्मूले को हम शॉर्ट कर सकते हैं इजीली। समझ गए ना बात को। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको इसी प्रकार से। देखो क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट प्लेइंग 11 आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। कि मैंने क्या करना है, मेरे पास टोटल 15 प्लेयर्स हैं, और उसमें से मुझे 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 11 प्लेयर अगर सिलेक्ट करने हैं 15 में से, तो कितना बन जाएगा बच्चे, 15C11। ठीक है, अब देखो अगर मैं मान लो 15C11 को सोल्व करता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि जो भी हमारी r की वैल्यू होगी उतने टाइम नीचे फैक्टोरियल लिखेंगे। तो नीचे 11 लिखा हुआ है, तो 11 का फैक्टोरियल तो भाई मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 तक लिखवाए हैं। तो उसका और हमारे पास तरीका क्या होता है क्वेश्चन को करने का, कि देखो ये जो 15C11 है, क्या मैं इसको 15C4 लिख सकता हूँ। ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, ये यहाँ पे यूज हुआ। जब भी आपको ऐसा लगे कि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, कि जो NCR होता है वो किसके बराबर होता है, n, ये देखो n C n माइनस आर, 15 माइनस 11 कितना हो गया, 4। तो r की वैल्यू जितनी कम होएगी, क्वेश्चन की कैलकुलेशन उतनी कम होएगी। समझ रहे हो ना। तो चलो मैं हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। ऊपर 4 बार चलाएंगे 15 को, देखो r की वैल्यू 4 है, तो 15 को 4 टाइम फैक्टोरियल चलाना है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, r की वैल्यू 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है कि नहीं, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24। तो ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया। अब 15 इंटू 7 होता है 105, और 105 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 1365। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। समझ गए ना कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन को किया जाता है, क्लियर है। अब जिनको समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर से देख लो इसको, क्योंकि इसमें कुछ नया नई चीज़ बताने वाली है नहीं। जैसा मैंने आपको अभी बताया है वैसे ही मैं बाद में भी बताऊंगा, तो रिपीट कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। कि बताओ कितने तरीकों से मैं 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता हूं आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, तो देखो जी, टोटल हमारे पास 6 बॉयज हैं।
ठीक है, ये देखो टोटल हमारे पास 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। तो इन 6 बॉयज में से मुझे 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और इन 5 गर्ल्स में से मुझे 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो देखो 6 में से 3 बॉयज सेलेक्ट करेंगे तो 63 बनेगा, और 5 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करना। तो देखो अगर मैं इसको 5C4 की जगह पे, ठीक है, 5C4 की जगह पे अगर मैं इसको 5C1 लिख दूंगा तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? क्योंकि मुझे पता है कि जो NCR होता है वो क्या होता है, NC n-R। अभी बताया था ना, यूज करना है हमें R की वैल्यू कम से कम चाहिए। अगर हमें कम कम कैलकुलेशन करनी है तो R की वैल्यू क्या चाहिए, मुझे कम से कम चाहिए। समझ गए ना बात को? अब देखो यहाँ पे 63 को कैसे सोल्व करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और 5C1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अगर मान लो आर की वैल्यू 1 हो तो जो एन की वैल्यू होती है वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। ये आपको पता है ना, अभी फैमिली मेंबर्स के एग्जांपल दी थी मैंने आपको। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। तो 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 5 100। तो टोटल 100 वेज है हमारे पास सिलेक्ट करने के 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में से 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करने में। समझ गए ना बात को? अब एक क्वेश्चन और देखो, एक और करते हैं हम। हमें क्या बोल दिया उसने कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 बॉयज और 3 गर्ल्स आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। कि बताओ कितने तरीकों से हम 2 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, तो देखो जी 7 बॉयज हैं और सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो 7C2 लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही देखो 5 गर्ल्स और सिलेक्ट कितनी करनी है, 3। तो 5C2 लिखा मैंने, क्योंकि देखो 5C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5C2 लिख सकता हूँ, क्योंकि n-r करोगे तो 5 - 3 क्या बन जाएगा, 5C2। ठीक है, उसके बाद देखो और बना हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट करने के टाइम क्या लिखा हुआ, और या तो 2 बॉयज सिलेक्ट करने या फिर 3 गर्ल्स। तो और का मीनिंग क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया आपको, ये देखो ये जो मल्टीप्लाई करा था, मल्टीप्लाई क्यों करा था, क्योंकि देखो यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड लिखा हुआ था, इसलिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। समझ गए ना? ये देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और का मीनिंग होता है प्लस। ठीक है, मे बी आपको अभी पता चल गया होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे मैंने एंड एंड था तो मल्टीप्लाई, और इस क्वेश्चन में क्या है, और लिखा हुआ है तो और का मीनिंग क्या होगा, प्लस होगा। समझ गए ना बात को? तो 7 में से या तो 2 बॉय सिलेक्ट करने हैं या फिर 5 में से 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है। तो मैंने 5C3 नहीं लिखा है, मैंने 5C2 लिखा है, क्योंकि 5C3 इज इक्वल टू क्या होता है, 5C2। NCR इज इक्वल टू n-r। इसका आपने ध्यान रखना है, r की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। तो 7C2 कितना होता है, देखो 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 5C2 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 से ये 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये फिर से अगर कैंसिल आउट करें तो 2 से हो गया। तो 21 प्लस 10 कितना आएगा आंसर हमारे पास, 31। तो टोटल 31 वेज हैं हम इनको इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है अभी आपने करना है, ये आपको करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 5 men एंड 6 वुमेन आउट ऑफ 8 men एंड 9 वुमेन। कि बताओ कितने तरीकों से हम 5 मेन और 6 वुमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 men एंड 9 वुमेन। ठीक है, तो करिए इस क्वेश्चन को, सारे के सारे आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, कितने तरीकों से हम 5 मेन और एंड 6 वुमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 8 men एंड 9 वुमेन। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर रहेगा। जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो इस वीडियो को, सारे के सारे देखो अपने आंसर बताइए कि क्या आंसर रहेंगे। आप इसको सॉल्व करिए खुद। ठीक है, खुद को बताइए एक बार कि क्या आपने सही निकाला है कि नहीं, आपको समझ आया है या नहीं। जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालो। आई होप आपने कॉपी पेन तो पकड़ा ही होगा सभी ने। तो आई होप सभी ने आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो सोल्यूशन कुछ देखो इस प्रकार से है, सॉरी सोल्यूशन मैंने इसका करवाया नहीं है, सोल्यूशन इसका मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पे। देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास कि 8 मैन थे, 8 में से 5 सिलेक्ट करने थे, तो 8C5 लिख लो या फिर 8C3 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है,
उसके बाद एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और 9 वुमेन में से 6 सेलेक्ट करनी है, तो मैं ऐसा करूंगा 9C, 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। समझ गए ना। उसके बाद इसको आपने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया साथ ही, मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 6। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बचेंगे और इधर 3 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 3 12 गुना 7 84, और 84 को आपने मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए ना बात को, बस इसको अब आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। क्लियर। जितना भी इसका आंसर आएगा आप देख लेना इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 4 बॉयज मस्ट बी देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है वो। आपको बोला गया है कि मुझे ना 5 बच्चों को सिलेक्ट करना है, 5 चिल्ड्रंस को मुझे सिलेक्ट करना है, कितने में से, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। टोटल हमारे पास 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, उनमें से मुझे 5 चिल्ड्रंस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं कि जिसमें कम से कम 4 बॉयज तो होने ही चाहिए, कि कितने तरीकों से मैं सिलेक्ट करूं कि कम से कम 4 बॉयज होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके सोल्यूशन में जो मैंने पहली लाइन में लिखा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 4 बॉयज मीन्स नॉट लेस देन 4 बॉयज, सो वी कैन सेलेक्ट 4 बॉयज और मोर। देखो एटलीस्ट 4 बॉयज का मतलब होता है कि 4 से कम जो बच्चे हैं ना उनको सिलेक्ट नहीं करना है, 4 से कम लड़कों को सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 लड़कों को सिलेक्ट कर सकते हैं और 4 से ज़्यादा लड़कों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब तो यही हुआ ना। मान लो अगर आपको मैं ये कहूँ कि किसी एग्ज़ाम में आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 40% से कम नहीं चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो गए तो पास ही हो गए, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही एटलीस्ट 4 बॉयज का मीनिंग क्या होता है कि 4 से कम बॉयज नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है 4 बॉयज और ज्यादा। ठीक है, तो टोटल 5 चिल्ड्रन है, तो इन 5 चिल्ड्रन में से या तो 4 बच्चे सिलेक्ट, 4 लड़के सिलेक्ट करूंगा मैं, या फिर 5 लड़के सिलेक्ट करूंगा। तो देखो अगर मैं 4 लड़के सिलेक्ट करता हूँ तो 6 में से 4 करूंगा तो 64, और बची हुई एक क्या होगी, फिर लड़की होगी, गर्ल होगी। तो 5 में से एक लड़की सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एक तरीका ये बन गया। दूसरा क्या है कि मैं 6 में से 5 लड़के सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, 6 में से अगर मैं 5 लड़के भी सिलेक्ट करता हूं तब भी एटलीस्ट 4 तो है ही है, कम से कम 4 बोला था तो मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए। तो साथ में फिर लड़कियां कितनी सिलेक्ट होंगी, 0। समझ आ गया ना सभी को। तो देखो जी, या तो ये होगा या फिर ये वाला मेथड होगा। तो और लगा, तो और का मतलब क्या होता है यहाँ पे प्लस, तो मैंने प्लस लगाया हुआ है। ठीक है, बस इसको मुझे आगे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, देखो 6C4 को हम 6C2 भी लिख सकते हैं, 6C4 को हम 6C2 भी लिख सकते हैं। तो कैसे आएगा ये, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 5C1 कितना होता है 5। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा, तो 15 इंटू 5 कितना होता है 75। 65 को मैं 61 भी लिख सकता हूँ, तो 61 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5C0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6 आ गया ये भी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 81 वेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 81 वेज। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको किसी को समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखो, क्या कह रहा था कि कम से कम 4 लड़के होने चाहिए और टोटल 5 चिल्ड्रन मुझे सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको कह रहा था कि अगर 4 लड़के उसने सिलेक्ट करने हैं कम से कम, तो 4 से कम नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो जी, टोटल अगर 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और उसमें से 4 बॉयज चाहिए कम से कम, तो 4 बॉयज सिलेक्ट कर सकता है या फिर 5 बॉयज सिलेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो जब वो 4 बॉयज को सिलेक्ट करेगा, 4 बॉयज को सिलेक्ट करेगा, तो एक क्या होगी, साथ में गर्ल होगी। तो 6 में से 4 बॉयज और 5 में से एक गर्ल। ठीक है, ऐसे ही अगर वो 5 लड़कों को सिलेक्ट करेगा तो गर्ल कितनी होंगी, 0। तो 6 में से 5 बॉयज और 5 में से 0 गर्ल।
तो यहाँ तो ये वाला मेथड आएगा या फिर ये वाला आएगा। तो यहाँ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, और का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन में प्लस। ठीक है, उसके बाद मैंने 6C4 को 6C2 करके सिलेक्ट करा है। तो 6C2 वही NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर वाला कंसेप्ट। तो 6C2 क्या होगा, 6 × 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 5C1 कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या बनेगा, 15 × 5 75, और यहाँ पे 6C5 क्या होता है 6C1 विच इज इक्वल टू 6, और 5C0 कितना हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 6। तो ऐड करोगे 75 प्लस 6 को, तो आंसर आएगा हमारे पास 81। तो 81 मेथड है हमारे पास 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करने में, जिसमें कम से कम 4 बॉयज़ होंगे। समझ गए ना बात को। तो अगर अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो भी है नीचे लिखा हुआ, मुझे इसका आंसर बताना है आपने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 men एंड 8 वुमेन सो दैट एटलीस्ट 4 men मस्ट बी देयर। कि बताओ कितने तरीकों से हम एक कमेटी स्टैब्लिश कर सकते हैं 6 पर्सन की, ठीक है, किसमें से 7 men एंड 8 वुमेन, 7 आदमी और 8 औरतों में से कम से कम 4 आदमी होने चाहिए। 6% टोटल चाहिए, कम से कम आपको 4 आदमी चाहिए, 4 मैन चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 7 मैन एंड 8 वुमेन। तो आपसे पूछा गया है कि कितने, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं। तो चलिए मुझे इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो आई होप आप सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर खुद अपनी कॉपी पेन लेके निकाल लो, फिर हम देखते हैं कि मैच करके देखेंगे कि किस इसका आंसर सही आया है। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। आई होप आपने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, देखो। उसने बोला है कि कम से कम 4 मैन होने चाहिए। तो टोटल अगर 6 लोग उसने सिलेक्ट करने हैं, तो 4 मैन सिलेक्ट कर सकता है, 5 मैन भी सिलेक्ट कर सकता है, और 6 मैन भी कर सकता है। 4 से कम नहीं करने, ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो जब आप 4 मैन सिलेक्ट करोगे तो 7C4, तो बचे हुए 2 क्या होंगे फिर, वुमेन होंगे। ठीक है, अगर 5 मैन सिलेक्ट करोगे तो 1 वुमेन, अगर 6 मैन सिलेक्ट करोगे तो 0 वुमेन। ठीक है ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो 7C4 को मैं 7C3 लिख सकता हूँ। तो 7C3 को सोल्व किया है 7 × 6 × 5/3 ठीक है, और यहाँ पे 8C2 कितना हो गया, 8 × 7/2 तो कितना आ गया 35 × 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7C5 को 7C2 लिख दिया मैंने, 7 × 6/2 और 8C1 कितना हो गया 8। तो कितना बन गया हमारे पास 21 × 8, ये कितना हो जाएगा 168। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देखो 7C6 को मैं 7C1 लिख सकता हूँ, तो 7 आ गया। 8C0 को क्या होगा 1 होगा, तो 7 और हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो और इन सब में करो ऐड, आपका आ जाएगा आंसर। समझ गया ना। इन सबको ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा 35 × 28 प्लस 168 प्लस 7। क्लियर हो गया सभी को। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मान लो ये वाला इस तरीके से, अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो, कि इफ 10 पीपल मीट ईच अदर एंड ईच शेक्स हैंड्स ओनली वंस विद ईच ऑफ द अदर्स, देन हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर। ठीक है, कि 10 लोग हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो बताओ कितने हैंडशेक हुए होंगे। हालांकि देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने को मिले होंगे। ठीक है, अब यूपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आपको पता ही है सी सेट का पेपर होता है, सीएपीएफ का पेपर होता है, सीडीएस के पेपर होते हैं, अभी अपना ईपीएफओ का पेपर है। ठीक है ना, ईपीएफओ का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। इसके अलावा और भी जितने भी पेपर जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि 10 लोग थे, हैंडशेक करते हैं, तो बताओ कितने हैंडशेक हुए होंगे। ठीक है, इसके आपको कई फॉर्मूलाज वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका कम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रोंग है तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान ध्यान से समझना सारे। देखो
अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक हैंड शेक करना है मुझे, तो एक हैंड शेक करने के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे कि नहीं? एक हैंड शेक करने के लिए कितने पीपल चाहिए होते हैं? 2। ठीक है ना? समझ गए ना बात को? ऐसे ही यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। हर बंदा क्या करेगा? एक एक हैंड का यूज करेगा हैंड शेक करने के लिए। ठीक है ना? मतलब हमारे पास हैंड शेक करने के लिए टोटल 10 हैंड्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने होंगे हमारे पास? 10 होंगे। ठीक है, अब एक हैंड शेक जब होगा तो कितने हैंड सेलेक्ट करोगे आप? 2 ही करोगे कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ हैंड, देखो टोटल हैंड्स कितने हो गए हमारे पास? 10 जो हैंड शेक करेंगे। और नंबर ऑफ हैंड, नंबर ऑफ कितने हैंड होते हैं एक हैंड शेक करने के लिए? अगर मुझे एक हैंड शेक करना है, एक बार हाथ मिलाना है, तो कितने हाथ चाहिए होंगे? 2। 2 लोगों के 2 हाथ चाहिए होंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं मान लो 10 में से 2 हैंड सेलेक्ट करूं, 10 में से अगर 2 हैंड सेलेक्ट करता हूं, तो जितने तरीकों से ये सिलेक्शन होगा, ठीक है, जितने तरीकों से ये सिलेक्शन होगा अलग अलग, उतने ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हैंडशेक। समझ गए बात को? जितने तरीकों से ये सिलेक्शन होगा, मतलब जितने तरीकों से हम ये 2 हाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही अलग अलग क्या हो जाएंगे? हैंडशेक हो जाएंगे। समझ गए ना बात को? यानी कि हमने क्या देखना है कि जितने टोटल नंबर होंगे वो C2। ठीक है, दो दो लोग उनमें से सिलेक्ट करने हैं हैंडशेक करने के लिए, तो जितने तरीकों से आप अलग अलग लोग सिलेक्ट करते जाओगे, उतने ही अलग अलग हैंडशेक होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 45। मतलब जब भी हैंडशेक का क्वेश्चन आए तो आपका एक फॉर्मूला है, वो क्या है? NC2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, NC2। ठीक है, नोट्स बना लो, इसको लिख लो कि ये क्या है? NC2 है। समझ गए ना बात को? इसको आप चाहो तो अभी जो आपके पास नोटबुक है आप इस पर लिख दो कि जो नंबर ऑफ हैंडशेक होते हैं वो क्या होते हैं? NC2। ठीक है, एन मतलब टोटल नंबर्स। अगर 10 की जगह पे 15 होता तो 15C2 आ जाता। समझ गए ना बात को? अगर 20 होता तो 20C2 आ जाता। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि भाई देखो, एक हैंड शेक करना है तो 2 लोग चाहिए। टोटल 10 लोग हैं, तो 10 में से 2 लोग सेलेक्ट करो। जितने अलग अलग तरीकों से आप सेलेक्ट करते जाओगे, उतने अलग अलग आपके हैंड शेक होते रहेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा इसमें आंसर। क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। ठीक है, तो इसको करने का देखो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपने हैंड शेक करे थे ना, सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से NC2, बस आपने माइनस क्या कर देना है साथ में? n। ठीक है, NC2 माइनस n। इस चीज को याद रखना, भूलने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या बनेगा ये? हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए पॉलीगॉन, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका? इसका आंसर रहेगा जी NC2 माइनस n। क्लियर? इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? NC2 माइनस n। क्लियर? अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या था? 9 था, तो 9 कितना आएगा हमारे पास? 9C2 माइनस 9। ठीक है, 9C2 माइनस 9। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये देखो, 36 माइनस 9 कितना आंसर आएगा? 27। मतलब किसी पॉलीगॉन की, ठीक है, किसी अगर कोई पॉलीगॉन है उसके अगर 9 साइड्स है तो कितना बन जाएंगे? 27 डायगोनल्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका एक और हमारे पास प्रूफ होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके 2 डायगोनल होते हैं, ये हम सबको पता है ना, इसके 2 डायगोनल होते हैं। और साइड्स कितनी होती हैं? टोटल 4 होती हैं। तो अगर मुझे फॉर्मूले से निकालने हैं कि कितने डायगोनल होंगे, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 4 साइड्स हैं C2, और माइनस n की वैल्यू 4 साइड्स ही हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और माइनस क्या कर दोगे? 4। तो ये देखो अब कितना आंसर बनता है, ये बनेगा 6 माइनस 4 2। तो 2 ही डायगोनल होते हैं कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ये भी कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि ये हमारा है ना, कुछ और कोई और टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात, डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो इसकी डायग्राम बन जाएगी। आप हो सकता है कि जो पेंटागन होता है, जो 5 साइडों वाला होता है, उसका भी बना दो, लेकिन जब ज़्यादा साइड्स आ जाती है ना, तो तब डायगोनल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ये बेस्ट है आपके लिए। समझ गए ना बात को?
अब नेक्स्ट देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म्ड। आपसे पूछा गया हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमारे आपसे बोला गया है कि कितने पैरेललोग्राम्स बनाए जाएंगे। पैरेललोग्राम्स देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, मैंने आपको मेंसुरेशन में बताया था, आई होप आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काउंटिंग फिगर्स का भी नहीं है। तो कुछ कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देखो 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर 6 पैरेलल लाइंस, तो ये 4 लाइंस हैं, 2 3 और 4, और इंटरसेक्टिंग 6 लाइंस 1 2 3 4 5, और इसको थोड़ा आगे कर देते हैं हम, और ये 6। ठीक है, तो ये जो देखो ये बन रहा है हमारे पास पैरेललोग्राम इस प्रकार से। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको बना के काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर आप काउंट करोगे तो नहीं हो पाएगा काउंट, ठीक है, मुश्किल है काउंट करना। ठीक है, तो इसको करने का तरीका भी क्या होता है, इसको करने का तरीका समझो अब क्या होता है हमारे पास, कि हम क्या करेंगे। देखो ये एक चीज बताओ मुझे, कि अगर मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है इस तरीके से, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। तो मुझे चाहिए होगा 2 लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल, और 2 लाइनें चाहिए होंगी मुझे वर्टिकल। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल में मुझे चाहिए 2 लाइंस, यानी कि HC2, 2 लाइन सेलेक्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल में, और 2 ही लाइनें मैं सेलेक्ट करूंगा वर्टिकल में, यानी कि VC2। ठीक है, और दोनों मुझे चाहिए, 2 लाइनें इसकी भी चाहिए एंड 2 वर्टिकल। और एंड का मीनिंग क्या होता है आप सभी को पता है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी आपसे ये पूछे कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, हो सकता है पैरेललोग्राम की जगह पे क्वाड्रिलेटरल लिख दे, स्क्वायर लिख दे, रेक्टेंगल लिख दे, कुछ भी लिख सकता है वो, रोम्बस लिख दे, मतलब जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा उसका, SC2 मल्टीप्लाई बाय BC2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा कि 4 लाइन्स हैं तो 4C2, और दूसरी तरफ कितनी लाइन्स है, 6 लाइन्स है तो 6C2। तो इसको आप सोल्व करो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 15। ठीक है, और इधर से कितना बन जाएगा ये 6, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया, 90। तो 90 हमारे पास टोटल पैरेललोग्राम बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है काउंट तो नहीं कर पाएंगे इनको, तो आपने सिंपल क्या याद रखना है, SC2 मल्टीप्लाई बाय BC2। ठीक है, तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, फिर से देख लो। हैंडशेक की बात करें तो हैंडशेक का क्या बनेगा फॉर्मूला, NC2 सिंपल। अगर आपसे डायगोनल के बारे में पूछे तो डायगोनल का क्या बनेगा, NC2 माइनस N। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो फिर क्या बनेगा, SC2 मल्टीप्लाई बाय BC2। ठीक है, 2 तरह की लाइंस आपको गिवन होंगी, दोनों का नीचे C2 कर देना मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे कॉम्बिनेशन के देखो काफी क्वेश्चन हमने करे हैं अभी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कल दूंगा क्वेश्चन वो वाले। तो आपने क्या याद रखना है, देखो फैक्टोरियल्स आप सभी को पता होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से। कॉम्बिनेशन का मीनिंग, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन क्या होता है, आर क्या होता है। ठीक है, ये जो नोट करने वाली चीजें थी आपको पता होगा कितना यूज हुआ है इनका। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, समझ के। उसके बाद ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए मैंने, ताकि आपको पता चले कि जब 7C2 या 7C3 लिखना है तो किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एंड वाला कंसेप्ट था, दूसरे क्वेश्चन में और वाला था, तीसरा क्वेश्चन जो आपने करा है खुद, काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया होगा मे बी इसका। नेक्स्ट देखिए, ये वाला टाइप था एक जिसमें एटलीस्ट वाला कंसेप्ट था। उसके बाद हमने करा है हैंडशेक वाला क्वेश्चन, फिर हमने करे डायगोनल वाले क्वेश्चन, फिर हमने करे पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आई होप आप सभी को ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम परमुटेशन पढ़ने वाले हैं, तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आया होगा, और आप भी इसकी अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब। थैंक यू वेरी मच।